हे गाइस, इट्स व्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे ट्रांसफर विंडो के बारे में बात करने से पहले दो चीज़ों पे यार बहुत इंपॉर्टेंटली बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं यार अपनी टीम इंडिया की। और भाई ये हिस्टोरिक मोमेंट चल रहा है, भाई ये वाइब है, ये फील है, और भाई ये टीम इंडिया है। भाई इससे बेहतरीन चीज़ हमने पिछले कुछ टाइम में तो डेफिनेटली ईगोस्ट मैच के अंदर तो देखी ही नहीं है। एशिया कप के लिए हम क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि अपने आप में हिस्टोरिक है कि हम बैक टू बैक एशिया कप्स खेलेंगे। बट वी आर एक्चुअली क्वालिफाइंग इन स्टाइल। यहाँ पर हमने अफगानिस्तान को हराया, हमने कंबोडिया को हराया, और हमने यहाँ पर हांगकांग को हराया। अब हांगकांग की अगर हम बात करें तो शायद से, आई एम नॉट रॉन्ग, 21st सेंचुरी में एक्चुअली में हमने उनको एक भी बार नहीं हराया था। टोटल 3 मैचेस हुए थे, 2 मैचेस हार गए थे और 1 मैच ड्रॉ करा था। यार अगर इस पूरे क्वालिफाइंग कैंपेन की हम बात करें ना, तो इससे पहले देखो, सबको पता है कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ ईगो स्टिमाश टैक्टिक्स। वो मेरे को काफ़ी प्रैग्मेटिक और काफ़ी पैसिव लगती है। लेकिन इन 3 मैचेस में या पिछले कुछ टाइम की हम बात करें तो भाई टीम में वो इंटेंसिटी दिखी है, टीम में वो करिश्मा दिखा है। डेफिनेटली वो करिश्मेटिक परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फैक्टर हमारे कैप्टन सुनील छेत्री सर का भी है, और उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाता कि जब भी वो टीम में होते हैं ना, तो डेफिनेटली एक डायमेंशन, एक अलग ही एक अलग ही चीज़ खुलती है। और भाई सही बताऊँ ना, तो ईगो स्टिमाश के लिए मेरे पास सिर्फ इस समय एक ही वर्ड है। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बट एक्चुअली में यार ये जो परफॉर्मेंस है, और डेफिनेटली जो हमारे होम क्राउड के सामने आई है भाई कल की परफॉर्मेंस, इससे डेफिनेटली देखो, पहले मेरे को लगता है कि यार इंडियन फुटबॉल में ना होम क्राउड का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं मेरे को कभी कभार ऐसा भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं ही इस चीज़ को एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में अगर हम ऑनलाइन फुटबॉल कम्युनिटी की बात करें तो भाई सबके सब इस चीज़ को अपलॉड कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि येस, इंडियन फुटबॉल अब ग्रो स्पीड पे है। यहाँ पर जो टर्न आउट है स्टेडियम में वो भी बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअली में यार इसमें कोई एम्बैरसिंग नहीं है कि हमारे स्टेडियम्स पहले नहीं भरते थे या फिर नहीं था, या फिर एक्चुअली में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती। बट इंडियन फुटबॉल टीम अब इस चीज़ को बदल सकती है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो ट्रेडिशनल क्लब्स हैं, चाहे मोहन बगान की बात करें, चाहे हम बाकी क्लब्स की बात करें, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अब देखो यार, ये तो चीज़ रही अच्छी। अब एक्चुअली में हमारा अचीवेबल टारगेट क्या रहेगा? देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे साफ पता चल रहा है कि ईगो स्टिमाश बहुत ज़्यादा खुश है, और वो काफ़ी सही तरीके से बात कर रहा है कि देखो मेरी टीम बहुत सही खेल रही है, मेरे को मेरी टीम के साथ अगर 2-3 दिन दिए जाएंगे तो उसमें सक्सेस को हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली जब थॉरो ट्रेनिंग होती है, जब थॉरो टैक्टिकल स्टडी होता है, तो टीम प्रॉपर तरीके से खेलती है। और दिस इज अ रीबिल्ड, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलरली मैं एशियन गेम्स की बात करूं तो देखो यार, ऑफ कोर्स वी आर प्लेइंग वेरी गुड। लेकिन इस टीम इंडिया की कैपेबिलिटी को अगर मैं देखूं, सुनील छेत्री, करुणन हो गया, अनिरुद्ध थापा, दीज आर द प्लेयर्स, दे हैव द कैपेबिलिटी कि वो किसी भी कोच के अंडर एक्चुअली में क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात अब तब होगी जब हम वर्ल्ड कप के लिए एक्चुअली में क्वालिफाइंग राउंड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और एशियन कप्स के एक्चुअली में नॉकआउट से तक तो यार हमको जाना ही पड़ेगा। बाकी यार इस समय ये बहुत सही चीज़ है, तो एवरी इंडियन को भाई बस इंडियन फुटबॉल टीम के लिए एक कमेंट जरूर कर देना लाइव चैट पे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है यार हमारे एक लेजेंडरी लेफ्ट बैक मार्सेलो के रियल मैड्रिड के छोड़ने को लेके। उनकी फेयरवेल हो गई भाई। उनकी फेयरवेल देख के ना, या मेरे को रैमोस की फेयरवेल को याद आ गया। और कहीं ना कहीं दिल में यार ये भी हुआ कि यार रोनाल्डो को फेयरवेल मिली नहीं, पर काश मिलती ना भाई, तो अपन तो पानी पानी हो लेते। लेकिन इट वॉज वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। एंसेलोटी इमोशनल हो गया था, बंदा खुद इमोशनल हो गया था। और हो भी क्यों ना यार, 16 साल हो गए रियल मैड्रिड में। वो जब आए थे तो डेफिनेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रॉबर्टो कार्लोस के सेकेंड फिडल आए थे। लेकिन आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू, जब मार्सेलो का पीक आया था ना, वो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट बैक था भाई। उसको देखने से ज़्यादा कहीं किसी और चीज़ में एंटरटेनमेंट नहीं था। वो जिस तरीके से लेफ्ट बैक होते हुए ना अटैकिंग मिडफील्ड का रोल निभाता था ना, और कितने प्यारे प्यारे मोमेंट दिए हैं। हम ला डेसिमा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गोल स्कोर किया है। एंड ऑफ कोर्स पता है, इमोशनल ओवरफ्लो तब हो गया जब एक्चुअली मेरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया का पोस्ट देखा, एंड इट शोज भाई वो नॉस्टैल्जिया आ गया कि यार ये पहला प्लेयर था जिससे एक्चुअली मैंने इमोशनली कनेक्ट किया था। डेफिनेटली आप में से लोग, जितने लोग रियल मैड्रिड के फैन हैं, रोनाल्डो के फैन हैं, उनके पास तो इन्फिनाइट स्टोरीज होंगी रोनाल्डो और मार्सेलो के लेजेंडरी गोल्डन मोमेंट्स की। जुवेंटस की अगर हम बात करें, जब हम ट्यूरिन में गए थे, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की बात करें, जब उन दोनों की पार्टनरशिप चली थी, पीएसजी की बात करें, इतने सारे हैं, ये तो बस कुछ ही है उनमें से। बट अभी अगर यार देखो, मैं अगर मार्सेलो के फ्यूचर की बात करूँ तो उसने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि वो यूरोपियन फुटबॉल को अभी बाय नहीं कहेगा। ही है स्टिल द यूरोपियन फुटबॉल, उसमें बचा हुआ है, यानी कि वो एक चैंपियन लीग क्लब के लिए जा सकता है। हालांकि अगर रिपोर्ट्स की हम बात करें तो इस समय टर्की का एक क्लब है जिसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर है। हाउएवर लीगा नॉस, अगर हम पोर्चुगीज लीग की बात करें या फिर और कोई क्लब की बात करें, तो वो भी अभी तक रूल्ड आउट नहीं है। यार जस्ट इमेजिन, मार्सेलो एंड रोनाल्डो
डाउन द रोड स्पोर्टिंग में अगर एक साथ मिल जाए भाई, वो अलग ही स्वाद आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं अपने ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड चीज़ों पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बार्सिलोना की। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखो सबसे ज़्यादा चल रही, डियोंग है और लेवेंडोव्स्की। अब देखो लेवेंडोव्स्की के रिगार्डिंग अगर मैं आपको शॉर्ट अपडेट दे दूँ जो कि मेजर है, वो ये है कि अब अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते के एंड में आपको बार्सिलोना बायर्न को दूसरा ऑफर देते हुए दिखेगी, जो कि कहीं ना कहीं शायद से आप कह सकते हो कि एक्सेप्ट हो सकता है। वैसे अभी काफ़ी काफ़ी डिस्टेंस है, आई थिंक 50 और 30 के आसपास का ये माजरा है कि 20 का डिफरेंस अभी भी। और यहाँ पे जो बार्सिलोना अपना सेकंड ऑफर देगी वो काफ़ी अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं इसकी होप लगाई जा रही है कि बायर्न इसको एक्सेप्ट भी कर ली, क्योंकि अब अगर बायर्न के इंटरनल सोर्सेज की हम बात करें ना, तो वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि ठीक है बायर्न अब प्रिपेयर कर रही है कि ठीक है लेवेंडोव्स्की को सेल ही करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर बात करें फ्रैंकी डियोंग की, तो भाई ये मामला बदलता जा रहा है। कभी भी मतलब इस मामले को हम समझ नहीं पा रहे। देखो जब दोनों क्लब्स के बीच में ऐसा लग रहा था कि सब एग्रीड है, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार फ्रैंकी डियोंग को कैसे कन्विंस करें। अब जब फ्रैंकी डियोंग को कन्विंस करते हुए हम दिख रहे हैं, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों के बीच में जो नेगोशिएशन का जो पॉइंट है उसको कैसे म्यूचुअली लेके आए। अब अगर मैं आपको इस समय फैक्ट्स की बात बताऊँ, जो रिपोर्ट्स में इस समय लाइक वाइड स्प्रेड हो रखा है, वो ये है कि देखो सबसे पहले तो कल फ्रैंकी डियोंग ने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू को सब लोग ऐसे टर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर वो पूरा डिटरमाइंड है कि वो बार्सिलोना छोड़ने के इंटरेस्ट में अभी तो नहीं है। यानी कि उसके लिए कहीं ना कहीं अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड आती है और अगर उस पर चांस है कि वो बार्सिलोना में रुक जाए, तो वो रुकेगा। और अगर उसके पास चांस है ही नहीं, जो कि कहीं ना कहीं कई लोग कह रहे हैं कि बार्सिलोना ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि फ्रैंकी डियोंग को सेल होना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर सकता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की हम बात करें, तो वो है दोनों क्लब्स के नेगोशिएशन पॉइंट। यूनाइटेड 60-70 से ऊपर जाने नहीं वाली, और बार्सिलोना 100 से नीचे आना नहीं चाहती। अब देखो यूनाइटेड को इस चीज़ को पता है कि उनके पास सिर्फ एक ही वैल्यूएबल एसेट है, और वो है फ्रैंकी डियोंग, और वो इसको सेल करने में पूरी जान लगा देंगे। अब ये चीज़ बार्सिलोना को भी पता है कि देखो हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो हमको बिल्कुल भी लाइक कंजूसी नहीं करनी, और डेस्परेट तो बिल्कुल भी नहीं दिखना कि ठीक है हम बस प्लेयर को सेल करने के चक्कर में है जस्ट पैसों के लिए। उनके लिए वो 70 से उनके लिए वो 70 से 100 मिलियन के जो बीच का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर ही कहीं मिक्स में आती है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी। अब देखो रिपोर्ट्स के हिसाब से मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली में इंटरेस्टेड है फ्रैंकी डियोंग में, लेकिन वो पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है 80-100। हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर एक प्लेयर स्वैप डील हो जाए। और हाल ही में यार मैंने कल, क्योंकि फुटबॉल एपिसोड नहीं रहा था, लेकिन कल हमको ये रिपोर्ट मिली थी कि बर्नार्डो सिल्वा में बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, लेकिन ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगेन स्वैप डील एक पॉसिबल ऑप्शन रहेगा, लेकिन जो प्लान बी होगा वो होगा इल्काय गुंडोगान का। गुंडोगान को लेके भी भाई सीन यही चल रहा है, और बार्सिलोना बर्नार्डो सिल्वा के अगर साइड में किसी और को देखती है तो वो इल्काय गुंडोगान है। अनफॉर्चुनेटली इनफ वो मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर है, तो यहाँ पर स्वैप डील की बकचोदी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी पीएसजी की। अब देखो यार कल आई थिंक परसों रोमेन मोलिना ने इस चीज़ को ट्वीट करा था कि जिडान ने पीएसजी को अब रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, ये देखो मैंने परसों लाइव स्ट्रीम पे भी गई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को तब लगी जब एक्चुअली में कुछ पीएसजी के सोर्सेज चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं उनको ऐसी इनपुट मिली थी कि जिडान ने रिजेक्ट नहीं करा है पीएसजी को, बल्कि पीएसजी ने रिजेक्ट करा है जिडान को। और उसके पीछे दो रीज़न बताए जा रहे हैं। पहला रीज़न ये है कि वो समझते हैं कि जिडान के पास ना अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो लीग 1 में आके उसको एक्सेल कर सके और चैंपियन लीग जितवा सके। मैंने कहा भाई लोल हद हो गई बहनचोद। और दूसरा रीज़न उन्होंने दिया है कि यहाँ पर लियोनेल मेसी का जो इंटराज है, यानी कि मेसी का जो स्टाफ है, उसने इस चीज़ को लाइक इंडिकेट किया है कि वो जिडान के साथ पार्टनरशिप बनाने में थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अब मेरे को समझ में आ रहा है बहनचोद तुम मेसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहे हो। लाइक सीरियसली देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यस मेसी एक बार्सिलोना लेजेंड है, जिडान एक रियल मैड्रिड लेजेंड है, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों के बीच में पर्सनल रिलेशन है, और कभी भी अगर पर्सनल मैसेजेस एक्सचेंज हुए तो बहुत अच्छे हुए हैं, रिस्पेक्टफुली हुए हैं। चाहे हम जिडेन को देखें जब उसने मेसी को एड्रेस करा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे मेसी की बात करें। और एक्चुअली में मेसी ने आई थिंक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कहा भी था कि उसको जिडान की उसने शर्ट जर्सी स्वैप करी थी, बिकॉज जिडान इज आउट ऑफ नो वेयर, ही इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो साहब पता चलता है कि यार ये चीज़ रिपोर्ट्स बनाने की होती हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी रोमेन मोलिना ने इस चीज़ को ट्वीट किया था कि पीएसजी और लाइक कतर भाई पागल है वो अब भी कि जिडान हमको चाहिए ही चाहिए, बट स्टिल जिडान आएगा नहीं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं पीएसजी इस चीज़ को समझ चुके हैं, जिडान को कंसिडर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्रिस्टोफर गाल्टियर को ही लाइक सबसे ज़्यादा बैटिंग ऑड्स में क्रिस्टोफर गाल्टियर है कि वो ही यहाँ पर मैनेजर बनेगा पीएसजी का। बस यहाँ पर अब जो वेट है वो है कि पोचेटिनो का जो अनाउंसमेंट
ट्वीट है, जो अनाउंसमेंट होनी है कि पोचेटिनो को सैक कर दिया गया, वो यहाँ पर कब होने वाली है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। और यूनाइटेड के रिगार्डिंग देखो, डियोंग की हमने बात कर ली है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रिश्चियन एरिक्सन की, तो भाई कल एथलेटिक की रिपोर्ट में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है कि क्रिश्चियन एरिक्सन एक ऐसा प्लेयर है जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हाउएवर दो तीन बकचोदी हैं। पहली चीज़ तो ये कि देखो एरिक्सन ने इस चीज़ को हिंट तो दिया है कि उसको चैंपियन लीग फुटबॉल खेलना है, लेकिन उसने इस चीज़ के साथ ये भी कहा है कि चैंपियन लीग फुटबॉल ही एकमात्र चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको वो कंसिडर करेगा। अब एक्चुअली में देखो, अब यहाँ पर यूनाइटेड है और यहाँ पर स्पर्स है। अब ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, और अगर अभी डिस्कस करूँ तो देखो स्पर्स यार बहुत सही चल रही है। अभी इस एपिसोड में आगे ही बात करेंगे कि स्पर्स ट्रांसफर मार्केट में लाइक अलग ही आग मचा रखी है। अगर एरिक्सन की बात करें तो मेरे को यहाँ पर लगता है कि देखो एरिक्सन यूनाइटेड में परफेक्टली फिट होगा, बिल्कुल फिट होगा, और 4-3-3 के सिस्टम में तो मजा ही दिला देगा। और 4-2-3-1 अगर हम बात करें, यहाँ पर नंबर 10 अगर रोल इंक्लूड करता है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतना है कि एरिक्सन और ब्रूनो को एक्चुअली में रोटेट करना पड़ेगा, कि दोनों सेम ही प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं और एक्चुअली में दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम में। तो एरिक्सन है तो बहुत बढ़िया प्लेयर, लेकिन कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग अगर एरिक्सन को लेकर आ रहा है तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ब्रूनो फर्नांडिस अनडिस्प्यूटेड नहीं है। और दूसरी चीज़ कि दोनों एक ही सिस्टम में कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और देखो फ्रैंकी डियोंग भी अगर आ जाए और अगर यहाँ पर एरिक्सन भी आ जाए, फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे चांसेस लगते हैं कि हम फिर भी एक और डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए जाएंगे, और इसका जाना तो पक्का पक्का तय है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर टॉटनहम हॉटस्पर से। तो स्पर्स ने बिसुमा की साइनिंग को अब कहीं ना कहीं कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं। दे हैव ऑलमोस्ट साइन बिसुमा फॉर 25 मिलियन। और भाई बिसुमा इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल गिफ्टेड प्लेयर इन द प्रीमियर लीग। उससे ज़्यादा प्रेस रेजिलियंट प्लेयर मैंने नहीं देखा। हाँ वो उसका देखो, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो एक्चुअली में अगर तेलेमेंस की हम बात करें तो वो तेलेमेंस से उसकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा मैच है। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि तेलेमेंस का गोल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम बिसुमा की बात करें तो भाई उसको ना मिडफील्ड डोमिनेट करना बहुत अच्छे से आता है। अब हालांकि ये सबको पता है कि वो, अगर हम ब्राइटन की बात करें तो वहाँ पर सिंगल पिवट में ऑपरेट करता है, बट वो डेफिनेटली उनकी टैक्टिक्स वो है। लेकिन स्पर्स में वो एक डबल पिवट में पक्का पक्का इंक्लूड हो सकता है। और एक्चुअली में अगर हम बात करें यहाँ पर हैरी विंग्स की, अगर हम बात करें होइबियर की हम बात करें, और उसके बाद अगर बिसुमा को रखेंगे तो भाई बिसुमा की जो परफॉर्मेंस है और जो उसके ट्रेड्स हैं भाई, वो बाय फार बहुत बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, जो कि इस समय टॉटनहम हॉटस्पर के पास इंक्लूसिव लाइक ऑलरेडी है वहाँ पर। तो भाई स्पर्स तो ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रही है। लेकिन डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि टॉटनहम हॉटस्पर इस प्रीमियर लीग कैंपेन में कहाँ पर, आने वाले प्रीमियर लीग कैंपेन में कहाँ पर फिनिश करेगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इसी के साथ यार यही तक था एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा तो डू मेक श्योर कि आप एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट और चाय यहाँ पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।